गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आज अपनी पहली क्लास है, ओरिएंटेशन सेशन है प्रतिज्ञा बैच का। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पेपर वन का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और पेपर वन के लिए क्या हमारी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आज यूनिट 10 को, यानी कि हायर एजुकेशन को। आज से हमारा जो यूनिट स्टार्ट होगा वो है यूनिट 10। यूनिट 10। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में जाते हो तो पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होती है, वहां से शुरुआत होती है चीजों की। तो बहुत ही आराम से धैर्य रख के हम शुरुआत करेंगे चीजों की। एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो सिलेबस से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं समझ में आएगा तब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ में। और एनटीए की एक खास बात यह है कि वो आपको सिलेबस से ही चीजें पूछता है, बस उस सिलेबस को अच्छे से हमें कवर करना है। ठीक है, सिलेबस, अच्छी बुक्स या जो भी आपके नोट्स हैं और अच्छी गाइडेंस, ये तीन चीजें होंगी तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही करेंगे। और अब ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, पहली क्लास है तो आपके जो कमेंट्स वगैरह हैं अगर एक बार में हमें नहीं दिखे तो लास्ट में कर देना आप। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन भी बैच है, ऑनलाइन भी बैच है, तो दोनों है। आपके लिए भी यही है कि क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको, है ना। चलो जी, तो कल वाला सेशन आपने लिया था ओरिएंटेशन सेशन, मतलब एक सेमिनार हुआ था जो कि आपको लेना चाहिए था, मेरे हिसाब से आपको फायदा करता। हाँ जी, हाँ, नए बैच के लिए फ्री है। अब पुराने वालों ने तो ले ली तो अब क्या ही करें, है ना। वो इस बार के लिए बच्चों के लिए फ्री है। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले तो देखो यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए, आप तो पुराने हो तो थोड़ा सा पता है आपको, लेकिन काफी स्टूडेंट नए हैं तो उनके लिए एक बार थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो देखो यूजीसी नेट एग्जाम है अभी तीन चीजों के लिए होता है, जीआरएफ के लिए, नेट के लिए एंड पीएचडी के लिए। ठीक है, नेट के लिए, जीआरएफ के लिए और आपका पीएचडी के लिए। ये तीन चीजें हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम से हमारी निकलती हैं। आपका क्या सपना है? जीआरएफ, नेट और पीएचडी। ठीक है, ये एग्जाम तीन चीजों के लिए होता है अभी। तो आपका क्या सपना है? तो जीआरएफ ही रखना, क्योंकि इस एग्जाम को का मतलब ही जीआरएफ होता है। तब तक आप यहां पे नहीं आओगे, बाकी दो चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, टू बी वेरी ट्रू, मार्केट में, है ना। नेट के वे आपको काफी लोग मिल जाएंगे, कोई नहीं पूछता उनको, है ना। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे सकते हो, लेकिन फिर भी आपसे यही पूछेंगे कि जीआरएफ नहीं हुआ क्या, जीआरएफ कितने नंबर से रह गया, यही आपसे भी पूछा होगा। तो जी देखो, नेट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो लाइफ टाइम के भी। तीन सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं जब आप नेट का एग्जाम क्लियर करते हो, यूजीसी नेट का, जीआरएफ, नेट और पीएचडी। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम की होती है आपकी, यानी कि जीवन में एक बार हमें नेट क्लियर करना है और भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्टेट में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर डायरेक्ट आपके इंटरव्यूज होते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपके टेस्ट करवाती है। और जैसे आरपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, इनका एग्जाम दोगे तो आप इनके लिए अप्लाई करोगे तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जीआरएफ का मतलब ये होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके लिए क्या है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं तो भारत सरकार आपको 5 साल तक आपको फेलोशिप देती है कि भाई आप रिसर्च करो, आपको पैसे हम देंगे। ये मतलब है सर जीआरएफ का, यानी कि ये सिर्फ फेलोशिप है जो कि आपको 5 साल तक मिलती है। कितना पैसा मिलता है पता है आपको? कितना मिलता है? सिर्फ 37। हाँ, इसके अलावा इसके अलावा हाँ, देखो मैं आपको बताता हूं कि अभी जो करंट में अभी स्टेटस है जीआरएफ का,
जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि एक मोटिवेशन भी रहता है अंदर से जब हम तैयारी करते हैं। तो देखो, आप दो चीजें होती हैं इसमें, एक होता है जीआरएफ और एक होता है एसआरएफ। तो जीआरएफ होता है शुरू के 2 साल के लिए और एसआरएफ होता है नेक्स्ट बचे हुए 3 साल के लिए, क्योंकि टोटल 5 साल अपन को स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। तो जीआरएफ में आपको 37,000 तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, प्लस एचआरए मिलता है, और इसके अलावा आपको कंटीजेंसी फंड मिलता है। तो अगर आप टायर 1 सिटीज में हैं तो लगभग आपका ये अमाउंट हो जाता है 45,000 के समथिंग लमसम महीने का, अगर एवरेज निकालोगे, क्योंकि जो कंटीजेंसी फंड है हर 3 महीने से मिलता है और ये आपका 9% होता है। जो आपकी फेलोशिप है उसका 9% होता है आपका टायर 3 सिटीज में। टायर 2 में ये फिर आपका 18 हो जाता है और टायर 1 में ये 27% हो जाता है इस फेलोशिप का। तो लगभग आप एवरेज मान सकते हो 45,000 रुपए। और आपका एसआरएफ होता है तो ये अमाउंट आपका हो जाता है 42,000 रुपए, प्लस आपका एचआरए और ये आपका कंटीजेंसी फंड। जब एसआरएफ होता है तो कंटीजेंसी फंड भी आपका बढ़ जाता है। तो अगर आप टायर 1 सिटी में हैं तो आपका ये पैसा लगभग 48 से 50,000 के समथिंग पर मंथ का एवरेज निकलेगा 3 साल के लिए। ये अभी करंट में है और मैं अभी एसआरएफ हूं तो मेरा ये वाला अमाउंट आ रहा है गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा से, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये है, तो इतना पैसा अभी आपको मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है अगर आप रिसर्च करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं साथ में किसी एग्जाम के। हाँ, मेरा जो टॉपिक है वो है मेवाड़ के जो हमारे मंदिर हैं उनका स्थापत्य कला 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में, ये टॉपिक है। तो ये आप कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी फील्ड है, मतलब आप जैसे अभी आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हो, और रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। बहुत अच्छा खासा गवर्नमेंट है जो आपको सपोर्ट करेगी, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये आपका एक मोटिवेशन भी हो सकता है सबका, है ना। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर तो अपना अल्टीमेट गोल होना चाहिए जब भी आप नेट की तैयारी करो। साथ में ये भी एक बूस्टर का काम करता है जो फेलोशिप आती है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। देखो, इसमें आपको यूजीसी बहुत सारी फ्रीडम देता है, और अभी 2025 का ड्राफ्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज आप पढ़िएगा। उसमें उसमें एक चीज दी गई है कि आपका मास्टर्स फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी से है, लेकिन आप रिसर्च पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हो, यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च है उसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। बियॉन्ड सब्जेक्ट भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये अभी 2025 के ड्राफ्ट में किया गया है कुछ चेंजेस, ठीक है। तो ये अपना मोटिवेशन आपका हो सकता है। अब हम बात करते हैं हाँ हाँ, देखो, पीएचडी के लिए तो क्वालिफाई कर गए आप, लेकिन नया रेगुलेशन क्या बोलता है अभी 2025 का ड्राफ्ट क्या बोलता है कि आप पीएचडी का टॉपिक चुनते हो तो जरूरी नहीं है कि आप वाला सब्जेक्ट का ही चुनो, आप इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक से उसको चुन सकते हो। हाँ, गाइड का डिसीजन तो बिल्कुल, वो गाइड के साथ में तो देखो वो तो होनी चाहिए। पीएचडी बिना गाइड के हो ही नहीं सकती, अगर जब तक उसके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है तो फिर बहुत दिक्कतें आती हैं आपको, तो वो तो बहुत मस्त है। सर, स्कॉलरशिप रैंक 3rd रैंक है मुझे, क्लास का फ्री एक्सेस कब मिलेगा? गुलाम जिलानी, आपको तो ऑलरेडी क्लास मिल चुकी है ना फ्री में, मतलब आप तो ऑलरेडी क्लास में हैं। बाकी एक बार सपोर्ट टीम से बात कर लेना, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है। पेपर 1 है वो कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे अपने, 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का होगा। और पेपर 2 आपका इंडिविजुअल होता है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होता है। आपका क्या टारगेट होना चाहिए, आपके डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो 300 नंबर में से अगर आपको जीआरएफ लेना है तो आप टारगेट करो कि 210 प्लस आपके नंबर आने चाहिए। जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, पब्लिक जैसे सब्जेक्ट हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, तो वो नहीं है। लेकिन अपन एक मोटा मोटा देखें तो आपका टारगेट इतना होना चाहिए अगर आपको जीआरएफ लेना है,
चूंकि आज पेपर वन की क्लास है, तो पेपर वन में हमारा कितना टारगेट होना चाहिए उसकी भी बात की जाए। तो कितने नंबर लाने हैं बताओ आपको? देखो, अगर आपका सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जिनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 35 से 40 क्वेश्चन आपके एटलीस्ट ठीक होने चाहिए, एटलीस्ट इतने होने चाहिए अगर आपको जीआरएफ लेना है तो। वरना तो पेपर दे के आओगे तो फिर यही रहेगा कि यार इस बार नेट हो जाएगा, अगली बार जीआरएफ कर लेंगे, सर 2 नंबर से रह गया, सर मेरा तो 2 क्वेश्चन छूट गए जो ड्रॉप हो गए, ऐसा होता है फिर। तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और अपने नहीं होता है वो, अपने जो प्रीवियस बैच है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अभी हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, वो इस लाइन में आ रहे हैं, 40-42 भी हैं, 38 मार्क्स भी हैं। तो ये ड्यूएबल है, मतलब अपन कर सकते हैं, अपने इसी बैच के स्टूडेंट ने किया है। ठीक है, तो आपका ये हमारा टारगेट होना चाहिए पेपर वन में। उसके बाद में अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आप में से कितने लोग हैं जिनको पेपर वन का सिलेबस याद है? मतलब याद है? अच्छा, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या पहले भी अपनी तैयारी की? पहली बार? अच्छा, कहां पे? ओके ओके ओके, आप कहां से हैं बेसिकली? ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं भी हिस्ट्री से हूं, है ना? तो ठीक है, चलिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको कोई कुछ ही बोल दे, मेरी अगर मानो ना तो सिलेबस को टिप्स पे कर लेना। 2-4 दिन लगेंगे, टिप्स पे कर लेना। उसका फायदा ये है कि आप वही चीज पढ़ोगे जो एग्जाम में आएगी। वरना सिलेबस नहीं पता होता तो आप किसी का यूट्यूब वीडियो देखोगे, वो आपको कुछ पढ़ा देगा, वो आप पढ़ लोगे, एग्जाम में वो चीज आएगी नहीं। एग्जाम में हमें वही पढ़ना है जो एनटीए ने सिलेबस में दिया है। और सिलेबस इतना वेल डिफाइंड है, हर यूनिट के आपको टॉपिक्स डिफाइंड है, और उसका एक ही सोर्स हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस है। तो अपनी टोटल आप मानो तो ऐसे बोल सकते हैं कि 10 सब्जेक्ट हैं जो हमें पेपर वन में पढ़ने हैं, या जिसको 10 यूनिट बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो अपना है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि, हाँ जी, मैं बताता हूं, मुझे लगा आपको पता होगा इसलिए मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया। देखिए, जीआरएफ के लिए एज लिमिट ये है आपकी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 30 साल से ज्यादा आप नहीं होनी चाहिए जिस मंथ में एग्जाम लगा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम जून में लगा है, तो 1 जून को आप 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी एज है वो अंडर 30 होनी चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी मेल। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 35 ईयर होता है जनरल कैटेगरी। इसके अलावा अगर आप ओबीसी के हैं, है ना, तो ओबीसी का 35 ही है, 30 नहीं, 33 नहीं है, ये 35 ही है। ठीक है, और SC ST है उनके लिए भी आपका 35 है, रिजर्व कैटेगरी। इसके अलावा आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको 5 साल का रिलेक्शन। हाँ 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 हाँ, हाँ ओबीसी के लिए मेल फीमेल दोनों है। तो ये आपका एज है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका कोई अपर एज लिमिट नहीं है। पीएचडी के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन पीएचडी का जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 साल तक ही वैलिड रहेगा, और जीआरएफ का 2 साल तक वैलिड रहेगा आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, तो 2 साल से पहले पहले आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ये आपका है। देखो, उसमें अभी जो नया ड्राफ्ट आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। यूजीसी का न्यू ड्राफ्ट आया है 2025 का। उसमें क्या बोला गया है कि अगर आप इंटीग्रेटेड वाला यूजी करते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड जो कोर्स अभी यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया, अगर वो करते हैं तो आप सीधा एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप बीए करके 3 साल वाला करके और मास्टर्स में एडमिशन ले रखा है, तो मास्टर्स के फाइनल ईयर में आप हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ में क्लोज ये जोड़ा गया है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 2 इयर्स में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका वैलिड हो पाएगा। ये अभी उसमें नियम है। ठीक है, चलो जी, तो हम बात कर रहे थे सिलेबस की। तो पहला जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड।
ठीक है। शिक्षण विधियों वाला टॉपिक है। इसमें बेसिकली हमें टीचिंग मेथड्स, टाइप्स ऑफ टीचिंग्स, कौन कौन से जो हमारे शिक्षाविद है उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी है, जैसे ब्लूम्स की थ्योरी क्या है ना, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। दूसरा आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, और रिसर्च एप्टीट्यूड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हो तो ये आपको पीएचडी में आपका कोर्स वर्क होगा, वहां भी काम आएगा, तो ये आपको काम आएगा, तो ये बहुत अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। उसके बाद में है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आप बचपन से करते आ रहे हो वैसा ही आता है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंसेस में नहीं लगाना, पैसेज वाला। फोर्थ वाला है आपका कम्युनिकेशन, संचार वाला। इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन सेंस वाली हैं, लेकिन अभी का जो पैटर्न है उसमें कुछ टेक्निकल चीजें भी आ गई हैं, जैसे थ्योरीज वगैरह आपसे पूछता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा रही है ना, वो भी ये पढ़ना है। फिर आपका है रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, जो आपका 10th-12th लेवल का आता है, इससे ज्यादा अपर लेवल नहीं आता। तो नॉर्मल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, वही मैथ रीजनिंग आपको यहां पे पढ़नी। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन का मतलब ये है कि जैसे आप आर्मी में हैं और आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और आप तैयारी करते हैं, तो आपको जीआरएफ के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और आप एलएलबी एलएलएम करते हैं तो भी आपको उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, एलआर। एनटीए का इन सभी यूनिट्स में सबसे दिमाग लगाने वाला टॉपिक है एलआर वाला, है ना। बट आपको डीआई लगता है, शुभम सर है मेरे हिसाब से बेस्ट पढ़ाते हैं आपको, और एलआर की अपनी जो फैकल्टी है वो है ममता मैडम, जो कि मैं मतलब ऐसे बड़ाई नहीं करा कि हमारी फैकल्टी है, लेकिन वो बहुत ही शानदार ग्रिप है उनकी इस टॉपिक पे, हाँ। और वो बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जेआरएफ भी हैं वो, और अभी एआरओ है करंटली, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। वो कुछ पोर्शन पढ़ाती है, लेकिन वो इतना शानदार पढ़ाती है कि अनबिटेबल है, ऑनलाइन की दुनिया में अनबिटेबल है वो, अभी इतना शानदार है अपना। डीआई है, जो आपका अगर आपको मैथ और रीजनिंग आती है अच्छे से, तो डीआई आपका कंफर्टेबली हो जाता है। फिर आपका आईसीटी है, जिसमें आप बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती है। उसके बाद में सर हमारी तरफ भी देखा करो, लगता है कि हम तो क्लास में ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप क्लास में ही हो। देखो मैंने बोला था कि 1-2 दिन लगेगा आपको थोड़ा सा वो सेट होने में, बाकी आप मैं आपको भी देख रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, पीपल एंड एनवायरमेंट है, इसमें हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड बेसिक चीजें पढ़नी है, ठीक है। और फिर है आपका हायर एजुकेशन, ये आपके 10 यूनिट है। अब 10 यूनिट की बात करें तो हर एक यूनिट से आपके इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके आएंगे, है ना, और इक्वल नंबर ऑफ उनके मार्क्स हैं। कई बार ये होता है कि किसी यूनिट से 4 पूछ लिया, किसी यूनिट से 6 पूछ लिया, बस इससे ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 6 और 4 का बेसिक रेशियो है जो आपका इसमें रहता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको कि हमारी 10 यूनिट है, 10 यूनिट से आपको 5-5 सवाल और 10-10 नंबर के आएंगे, तो टोटल अपना 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब देखो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो मैं एक बार टीचर्स का भी बता देता हूं कि कौन से टीचर्स आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये आपको सिमरन मैम पढ़ाएंगी। सिमरन मैम को ऑनलाइन आपने देखा होगा तो जानते होंगे, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये आपको सुनील सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सुनील सर को भी आपने देखा होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। कम्युनिकेशन है, ये आपको सिमरन मैम पढ़ाएंगी। रीजनिंग और मैथ है, शुभम सर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में ममता मैडम पढ़ाएगी और कुछ पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा आपको, इंडियन लॉजिक वाला। डीआई है, ये आपको शुभम सर ही करवाएंगे। आईसीटी आपको सिमरन मैम करवाती है, और पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन ये मैं आपको करवाऊंगा। तो ये आपकी फैकल्टीज रहेंगी। देखो हमने ऐसा किया है कि हमारी जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है वही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सारी यूनिट पढ़ा देगा आपको, वो हम नहीं करेंगे। पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, सब पीएचडी स्कॉलर्स हैं, लेकिन आपको वही पढ़ाएंगे जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के। तो ये आपका टीचर रहेगा। सर रिसर्च क्लास लगवा दीजिएगा प्लीज आपके क्लास के साथ में। देखो रिसर्च का ऐसा है कि अभी सुनील सर के घर में थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, तो रिसर्च तो अभी नहीं लग पाएगा। उनके फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ना, तो वो अभी डेथ बेड पे ही है, ऐसे मान के चलो। तो अभी रिसर्च की नहीं लग पाएगी और लॉजिकल रीजनिंग की नहीं लग पाएगी ममता मैडम की। बाकी क्लासेस हैं जो हम लगा देंगे आपकी अभी, ठीक है। और एक साथ इतनी यूनिट चला भी नहीं सकते, आप भी नहीं पढ़ पाओगे यार, है ना। तो दिन की 2 यूनिट हो जाए, 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हो जाए, अभी एनफ है। थोड़ा टाइम बीतेगा, अप्रैल तक आएंगे तब आपकी क्लासेस इंक्रीज कर देंगे।
अब देखो, जैसे शिक्षण अभिवर्ती है, ये आपको जो सिमरन मैम क्लास लगी तब आपको इसका सिलेबस है वो डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर देगी। मैं आज आपको हायर एजुकेशन का सिलेबस डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं कि हायर एजुकेशन को हमें कैसे तैयार करना है, क्योंकि आज से हम यूनिट 10 को शुरू कर रहे हैं। तो अपना यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली। अब मुझे एक बात तो ये बताओ कि आप में से इंग्लिश मीडियम के कितने लोग हैं? 2 इंग्लिश मीडियम, दोनों में? आप भी इंग्लिश मीडियम में? दोनों में? ठीक है, ठीक है। नहीं समझ में आए तुरंत मुझे रोक देना कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है? वैसे मैं इंग्लिश मीडियम का हूं लेकिन मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, तो आपको दिक्कत होगी नहीं किसी को भी, ठीक है? तो आप में भी, ऑनलाइन वालों भी, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो हिंदी और इंग्लिश में तो प्लीज आप रोक लेना और आप पूछ लेना चीजों को, ठीक है? तो देखो, उच्च शिक्षा प्रणाली की जब हम बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो देखो हमें जाना है हायर एजुकेशन में, तो इसके बारे में तो वैसे भी पता होना चाहिए। और हायर एजुकेशन में हमें क्या पढ़ना है? जो हमारे आसपास का हायर एजुकेशन सिस्टम है। भाई, प्राचीन भारत में हमारी कैसी शिक्षा व्यवस्था थी? उच्च शिक्षा में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, है ना? कौन कौन सी हिंदू यूनिवर्सिटीज थी, कौन कौन सी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, ये हमें पढ़ना है, ठीक है? कैसे प्रकार के शिक्षक होते थे, कैसे प्रकार के टीचर्स हुआ करते थे, पढ़ाई का मेथड क्या था, भाषा क्या थी, आज की और पुरानी दोनों को हमें पता होना चाहिए। भाई, आज हमारे देश में यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार का है, ठीक है? कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस कितनी हैं? राजस्थान की, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, आप में से कोई है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, आरयू से? अच्छा, मास्टर्स डिपार्टमेंट से किया, ओके। तो जैसे अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। इस यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था? राजपुताना यूनिवर्सिटी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आप पूछ ले, आपका डीयू की स्थापना कब हुई थी, बताओ? 1922। रट रखा है आपने, है? चलो, अच्छा है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें अपने हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इजीली आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। 5 सवाल आएंगे, ठीक है, और 2 नंबर के आएंगे, यानी कि 10 मार्क्स हमें इसमें लाने हैं। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि इसमें से 10 में से 10 लाए जाए, और आ भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको वही पढ़ना है जो हम कंटेंट दे रहे हैं, उससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है? रक्षिका आप है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती हैं अपने, है ना? तो आपको कंटेंट वही पढ़ना है जो आपको दिया जाए, ठीक है? ठीक है, पहली चीज, एक एक टॉपिक को हम समझते जाते हैं। पहला टॉपिक है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं अपन कि ये टॉपिक क्या है। तो देखो जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। अब आप मुझे बताओ कि भाई, जब एक एजुकेशन सिस्टम होता है तो किससे मिलके बनता है? स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, यानी एजुकेशनल सेंटर्स होंगे, किसी ना किसी मीडियम में पढ़ेंगे। भाई, मीडियम जैसे अपना मीडियम इंग्लिश और हिंदी, ये हो गया। कुछ ना कुछ सिलेबस भी होगा, करिकुलम भी होगा। आप यहाँ पे आए, एक सिस्टम से आए हो। भाई, आपने पहले हमारी यूट्यूब की क्लास देखी, फिर आप रिसेप्शन पे गए होंगे, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, फिर आपकी डेमो क्लासेस हो रही है, एक सिस्टम है। तो प्राचीन भारत में भी ऐसे ही आपका इकोसिस्टम था एजुकेशन का, कि भाई सबसे पहले तो शिक्षा के केंद्र, सबसे पहले तो अपने शिक्षा के केंद्र, एजुकेशनल सेंटर्स। क्लियर? एजुकेशनल सेंटर हुए होंगे भाई। आज जैसे कोचिंग क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऐसे पुराने टाइम पे भी होते होंगे। हाँ, उनका नाम अलग होता था, आज उनका नाम अलग है। फिर आपने क्या बताया? ऑनलाइन वाले भी बताओ।
इन्होंने बोला कि शिक्षा के केंद्र। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में और कौन कौन लोग होते हैं? भाई आप लोग होते हो, स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी, स्कॉलर्स बोल सकते हो आप, और टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, और कौन होता है? लैंग्वेज हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा, या इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करके लिखूं तो शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और क्या होता है होगा बताओ? एक सिलेबस, बहुत अच्छा पॉइंट बोला, सिलेबस, पाठ्यक्रम, वेरी नाइस। और बताओ, एक एडमिशन प्रोसेस भी होता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस, कि भाई प्रवेश कैसे लेंगे इसमें, ये चीजें है ना। अगर आप देखोगे मोटा मोटा यही चीजें हैं, आज भी यही चीजें हैं। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, इस बार के भी देखना, क्वेश्चन आपको लगभग इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे कैसे पूछेगा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है भाई, है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्या बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है या हिंदू यूनिवर्सिटी, इस बार का सवाल है आपका, अगर आपने पेपर दिए हैं तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना कि स्टूडेंट के प्रकार आपसे पूछ लिए हैं, जैसे वासु, रुद्र, आदित्य, ये 3 प्रकार के स्टूडेंट होते थे पुराने टाइम पे। आपको टीचर्स के प्रकार पूछ लेगा, आचार्य कौन होते थे, है ना, ये ऐसे सवाल पूछ लेगा। शिक्षा का माध्यम क्या था, तो अब प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तो जनरली जो शिक्षा का माध्यम था वो था वैदिक संस्कृत, अगर हिंदू लर्निंग सेंटर की बात करें। और बौद्ध की बात करें तो उसमें था प्राकृत। हम सिलेबस की बात करें तो भाई पुराने, नहीं, ये तो भाषाएं थी, लेकिन जो आम लोगों की भाषा थी वो प्राकृत थी। पाली में भी पढ़ाते थे, संस्कृत में भी पढ़ाते थे, लेकिन जो ये जो विहार होते थे इनमें जनरली प्राकृत में पढ़ाते थे। और जो हमारे गुरुकुल होते थे उसमें वैदिक संस्कृत थी। तो एक बार एक सवाल पूछा गया था कि प्राचीन भारत की शिक्षा का माध्यम क्या था, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना था वो था वैदिक संस्कृत, कि संस्कृत में प्राचीन भारत में पढ़ाई हुआ करती थी। उसके बाद में आपका पाठ्यक्रम, सिलेबस, तो सिलेबस में क्या पढ़ाएंगे, ये भी आपका सवाल पूछा गया था। तो आप बताओ कि प्राचीन भारत में जो सिलेबस होता था वो क्या होता था। अब इसमें देखो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके सवाल पूछता है आजकल, उसमें पूछता है कि जैसे नालंदा जो है, पिछली बार का सवाल है आपका ये 2024 का, नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें क्या पढ़ाते थे। और एक सवाल आपसे पूछता है कि जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, इसमें आप, वेरी गुड, किसने बोला, वेरी गुड, ठीक है। नालंदा में क्या पढ़ाते थे, गणित यानी कि मैथमेटिक्स एंड खगोल शास्त्र। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये भी आपका पीवाईक्यू है सीधा, और ये भी आपका पीवाईक्यू है। तो ये सवाल आपसे पाठ्यक्रम से पूछा जा सकता है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में किस तरह की पढ़ाई होती थी। मैं आपसे 1-2 सवाल और पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे इसको। अब जो नए स्टूडेंट है वो टेंशन में मत आना, आप टेंशन में मत आना, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे हम, सारी चीजें आपको याद करवाएंगे। ये तो क्या पुराने हैं, है ना, तो इन्होंने तो देखी हुई है चीजें, तो ये फटाफट आंसर दे रहे हैं। पर आप बिल्कुल भी डिमोरलाइज मत हो, विद इन 2 मंथ्स आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे इन चीजों में, है ना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो मिथिला यूनिवर्सिटी है, मिथिला यूनिवर्सिटी है, उसमें किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। हाँ, ऑनलाइन वाले बताओ कि मिथिला जो यूनिवर्सिटी थी उसमें किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप पुराने हो, आपने पढ़ी हुई है चीजें। हाँ जी,
वेरी गुड, और बताओ। नहीं, देखो मैं बताता हूं, तर्क शास्त्र और न्याय शास्त्र, याद आया? मैराथन में करवाया था मैंने। ये सवाल पीवाईक्यू है आपका, लॉजिक एंड जूरिस्प्रूडेंस। ये है। तो पाठ्यक्रम से इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई किस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता था। तो ये हो गया आपका पाठ्यक्रम हो गया। अब आता है एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि भाई इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे मिलता था। तो जैसे एनटीए के एक फेवरेट सवाल है, नालंदा से वो जनरली पूछता है कि नालंदा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। नहीं नहीं, 16 साल का था वो, तक्षशिला में था। इसमें होता था प्रवेश परीक्षा एंड एंट्रेंस टेस्ट होता था, याद आया? इसमें होता था एंट्रेंस टेस्ट। अभी भी है, जैसे आपको देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है आपको, है ना। और एंट्रेंस टेस्ट भी इतना मुश्किल होता था कि इसमें 20% लोग ही हैं जिनका एडमिशन होता था, इनटेक 20% ही था। यह भी आपका सवाल पूछ लिया था। ठीक है, तो सिलेबस एडमिशन प्रोसेस हो गया। तो इस तरह के सवाल हैं जो आपसे पूछता है। टीचर्स की रिकमेंडेशन में तक्षशिला में कोई टेस्ट नहीं होता था आपका, यहां पे कोई टेस्ट नहीं होता, यहां पे कोई एग्जाम भी नहीं होता था, ये होता। तो प्राचीन भारत में शिक्षा, अब देखो शिक्षा के केंद्र की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में जब हम जिस प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, यानी कि हम महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, इसकी बात कर रहे हैं, तो यानी बहुत 2-3 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे मुस्लिम्स इन्वेजन भारत में नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे जो शिक्षा के केंद्र होंगे वो आपके या तो हिंदू लर्निंग सेंटर होंगे, या बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर होंगे, या जैन लर्निंग सेंटर होंगे, यही हो सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन तो 712 में भारत में आया था, उससे पहले तो अपने यहां पर हिंदू और बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर मेनली हुआ करते थे। तो प्राचीन भारत में जब हम पढ़ते हैं तो आपके दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो एजुकेशनल सेंटर्स की जब हम बात करते हैं, एजुकेशनल सेंटर्स की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के सेंटर हैं। एक तो आपका विहार यानी कि बौद्ध शिक्षा केंद्र, या मठवासी शिक्षा केंद्र। इस बार जो लैंग्वेज दी थी एनटी ने वो मठवासी दी थी। आपने वो अगर क्वेश्चन सोल्व किया था यूट्यूब पे, मैंने क्लास ली थी, देखी थी आपने? नहीं देखी? क्यों, कौन देखेगा फिर उसको? रक्षिका, जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो देखना चाहिए यार, क्योंकि पेपर सोल्व करवा रहे। वैसे मैं आपको करवा दूंगा, यहां पे करवा देंगे सारे। एक है आपका हिंदू शिक्षा केंद्र, एक तो है बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर यानी कि जिसको हम विहार बोलते हैं, और एक आपका हिंदू लर्निंग सेंटर। ठीक है जी। अब सवाल ये पूछा था इस बार कि निम्नलिखित में से यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर मठवासी यूनिवर्सिटीज यानी कि बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स। तो आपके दिमाग में कुछ है कि कौन कौन से भारत में बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं? जी, गुजरात वाली कौन सी? बताओ, गुजरात वाली कौन सी? वल्लभी, ठीक है। हाँ देखो, इस बार का जो सवाल है उसमें यही था। पहले एक बार एक सवाल पूछा था, उसमें तक्षशिला को बुद्धिस्ट भी मान लिया, लेकिन इस बार जो आंसर किया उसमें तक्षशिला को हिंदू लर्निंग सेंटर माना। अब देखो, ये हिंदू लर्निंग सेंटर इसलिए माना क्योंकि तक्षशिला की जो स्थापना हुई थी वो 5th-6th सेंचुरी में हुई थी, और उस टाइम पे बुद्धिज्म इतना फ्लरिश नहीं हुआ था। तो तक्षशिला है वो एक हिंदू लर्निंग सेंटर भी था,
बौद्ध शिक्षा के साथ में। तो ऑप्शन में अगर ऐसा ऑप्शन आए कि हिंदू और लर्निंग दोनों है, तो जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो इस बार उस क्वेश्चन का आंसर तक्षशिला होगा। नहीं 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 नहीं, देखो, बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया में अभी है। बुद्धिज्म की उत्पत्ति तो भारत में हुई है। वो तो हुआ ये कि यही विडंबना है कि इतना बड़ा धर्म, इतना अच्छा रिलीजन जो कि इंडिया से उत्पत्ति हुई और वो इंडिया में फ्लरिश नहीं हो पाया, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में है। चाइना, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, इनमें है। वो गया था यहां से, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं था बुद्धिज्म। नहीं था वहां पे। जो बामियान बुद्धिज्म अफगानिस्तान में मिली है ना। नहीं, वो महायान की थी। हीनयान में तो मूर्ति पूजा थी नहीं। था तो बुद्धिज्म ही ना। ऐसे तो देखो हिंदू में भी अपने इतने सेक्ट्स हैं भाई। अपन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट में बहुत सारे सेक्ट्स हैं। अपने अंदर ही कितने डिविजन्स हैं, वो अलग बात है। लेकिन बुद्धिज्म था उस टाइम पे वहां पे। अपन उसको ये नहीं बोल सकते कि बुद्धिज्म नहीं था ना? तो ये था। तो देखो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। देखो बिहार में जैसे सबसे टॉप पे आपका नालंदा, ठीक है, नालंदा विहार, सोमपुरा, और बताओ, विक्रमशिला, वेरी गुड, उदंतपुरी है, ठीक है। ये सब आपके विहार हैं। हिंदू शिक्षा केंद्र में कौन कौन से आएंगे आपके? जैसे मिथिला है, तक्षशिला। तक्षशिला को दोनों में मानते हैं, लेकिन अभी हिंदू में लिखेंगे क्योंकि एनटीए ने इस बार हिंदू में माना है इसको। और बताओ, ऐसे दिमाग लगाओ कि भारत में अभी अभी के टाइम पे जो मेन हिंदू के जो सेंटर्स हैं, मतलब हिंदुइज्म के जो गढ़ हैं, वो कहां कहां पे है? काशी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काशी, काशी है, उज्जैन है। उज्जैन आपका बेसिकली हम बुद्धिस्ट में भी काउंट करते हैं। उज्जैन का ये है ना। वैसे तो उज्जैन खगोल शास्त्र के लिए फेमस था। अब खगोल शास्त्र के लिए क्यों फेमस था? वेरी गुड। ऐसे एग्जाम में दिमाग लगाना आपको, है ना। जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारी पढ़ी हुई हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐसे करोगे तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करेगा फिर, है ना। जैसे इन्होंने सर ने बताया कि काशी, तो काशी अगर आप ना भी पढ़ के जाओ तो भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई एक हिंदू लर्निंग सेंटर आया है अपना, है ना। जैसे मैं बोलूं सारनाथ है, सारनाथ हिंदू है या बुद्धिस्ट है? सारनाथ, आप बताओ ऑनलाइन वाले, सारनाथ हिंदू है या बुद्धिस्ट है? ऑनलाइन वाले बताएंगे आप। आपको पता है, आई नो। बाकी लोगों को एक बार ट्राई करने दो। महात्मा बुद्ध है ना, उन्होंने अपना पहला उपदेश ही सारनाथ में दिया था। हाँ, मृग वन ने, सारनाथ का एक वन है, डियर पार्क जिसको बोलते हैं, पहला उपदेश ही वहीं पे दिया था। तो ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है। तो सारनाथ इस किस में आएगा? आपका बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर में आएगा। हाँ, लेकिन है ये बुद्धिज्म का सेंटर सारनाथ, ठीक है। ये हो गया। फर्स्ट सरमन यहां पे दिया था। फर्स्ट सरमन यहां पे दिया था। आप ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से? ओके 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 ओके, ठीक है। और बताओ, हिंदू लर्निंग सेंटर में थोड़ा दिमाग और लगाओ, और कहां कहां हो सकते हैं? ठीक है, कौन सी? हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, आगे गलत नहीं होगा फिर। बोलो 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 यार। देखो, आंध्रा में थी नागार्जुना विद्यापीठ, जिससे इस बार भी एक सवाल पूछा गया था आपसे, ठीक है। कश्मीर में भी कुछ था क्या? ने, ने, नेपाल, शारदा पीठ, जो 18 ग्रैंड शक्तिपीठ है उसमें से एक है ये। अपने राजस्थान में भी कोई है क्या शक्तिपीठ?
18 में से है बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी। तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। शारदा पीठ, वेरी गुड। तो एक सवाल आपका यहां से बनता है एजुकेशनल सेंटर्स से, ठीक है। ये तो हो गई हमारी यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा भी प्राचीन भारत में कहीं पढ़ाई होती थी क्या? इसके अलावा भी प्राचीन भारत में कहीं पढ़ाई होती थी क्या? गुरुकुल। तो एक कई बार ये सवाल पूछा जाता है गुरुकुल व्यवस्था से रिलेटेड, क्योंकि प्राचीन भारत में जैसे हमारे यहाँ पे संस्कार होते हैं, जैसे हमारा मानव जीवन है अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसॉफी 16 संस्कारों से गुजरता है भाई। माँ के गर्भ से लेकर हमारी कब्र तक, वोम टू टोम, हम 16 संस्कारों से जाते हैं। उसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार होता है उपनयन संस्कार। तो जैसे उपनयन संस्कार का मतलब ये होता है कि पहली बार हम स्कूल जाते हैं, आपकी औपचारिक शिक्षा जहां से शुरू होती है बेसिकली, तो वहां से आपका उपनयन संस्कार के बाद में ही आप जाते हो तो गुरुकुल जाते हो। गुरुकुल का ये मतलब होता है कि प्राचीन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी कि जो स्टूडेंट होते थे वो गुरु के पास में रह के ही अपनी पढ़ाई करते थे, जैसे आज की हॉस्टल व्यवस्था। भाई आप सब लोग, जैसे हम भी अपने घर से बाहर आए थे, आप सब लोग अपने घर से बाहर आए हो, रह रहे हो। प्राचीन भारत में भी लोग बाहर जाते थे तो गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, है ना। जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में तो गुरुकुल हमने बोल दिया इसको। बौद्ध में इसको क्या बोलता है, जैसे मठ बोल सकते हैं या विहार बोल सकते हैं बौद्ध में। जैन में क्या बोलते थे इनको? जैन धर्म में बसादी। ठीक है। फिर हमारे यहां पे मुस्लिम धर्म आया भारत में, ठीक है। मुस्लिम इन्वेजन हुआ और यहाँ पे मुस्लिम आधिपत्य हुआ। तो मुस्लिम धर्म में भी कुछ शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे क्या? इस बार महाराष्ट्र सेट का पेपर हुआ था, उसमें पूछ लिया था ये। तो मुस्लिम शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं? आप बताइए, मुस्लिम शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं? नहीं नहीं, शिक्षा के केंद्र जैसे स्कूल कॉलेजेस ऐसे होता है, मदरसा, वेरी गुड, और मकतब। इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हो यार, बहुत आसान सा है। जैसे मदरसा एंड मकतब, ये अपने मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे भारत में जब मुस्लिम। तो मदरसा जो था वो आपका उच्च शिक्षा का था या? हाँ, उच्च शिक्षा होती थी यहां पर, और यहां पर होती थी प्राथमिक। ठीक है, ये शिक्षा के केंद्र हो गए, है ना। गुरुकुल में कब जाते थे? जब उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था। वैसे देखो, शिक्षा से रिलेटेड 5 संस्कार होते हैं अपने हिंदू धर्म में, है ना। जैसे विद्या आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, है ना, समावर्तन संस्कार। समावर्तन का मतलब कॉन्वोकेशन सेरेमनी। जब अपनी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तब अपन को डिग्री मिलती थी, और डिग्री मिलने के बाद अपन घर आते थे, और वहीं से हमारा गृहस्थ आश्रम शुरू होता था। तो प्राचीन भारत में 4 आश्रम व्यवस्था है, पता है कौन कौन सी है? हाँ हाँ हाँ, ऐसे याद रखते हैं और क्या। शिक्षा वाली, शादी वाली। भाई देखो, सबसे पहले हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिस फेज में आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। अभी अपन ब्रह्मचर्य वाले फेज में, यानी कि शिक्षा चल रही है। जब ब्रह्मचर्य हो जाता है, इस लायक हो जाता है कि भाई आप जॉब लग गए, तो जॉब लगने के बाद घर वाले क्या करते हैं? शादी करते हैं, यानी कि गृहस्थ आश्रम में जाओ। फिर गृहस्थ आश्रम में, फिर जैसे जो गृहस्थ आश्रम जी चुके उनको पता होता है कि भाई कुछ नहीं पड़ा, सब मोह माया है, चलो थोड़ा सन्यास की ओर चलो। फिर बाद में सन्यास भी जी लिया, फिर चलते हैं भगवान के समीप चलते हैं, यानी मोक्ष की ओर चलते हैं। तो बेसिकली 4 आश्रम है। अपना जो उपनयन संस्कार है वो ब्रह्मचर्य आपका, वहां से प्रॉपर ब्रह्मचर्य आपका शुरू होता है, ठीक है। तो ये भी है। मठ विहार आपके बौद्ध शिक्षा के केंद्र हो गए। क्या बौद्ध शिक्षा में भी कुछ संस्कार वगैरह होते हैं क्या? बौद्ध शिक्षा में भी कोई संस्कार होते हैं? जैसे भाई हिंदू धर्म में मैंने बोला कि उपनयन संस्कार है, हाँ, और बताओ, पबजा और उपसंपदा। तो एक तो प्रवजा भी बोलते हैं उसको, पबजा भी बोलते हैं और प्रवजा भी बोलते हैं, प्रवजा और एक उपसंपदा, ठीक है। प्रवजा का मतलब यह होता है कि जब पहली बार बच्चा 8 साल का होता था तब उसको बाहर भेजते थे, यानी मठ में भेजते थे।
तो परवजा संस्कार होता था, जैसे अपने उपनयन संस्कार होता है। अब ये होता क्या है कि इसमें पूजा वूजा होती है, ऐसा देखो आज के टाइम पे अपन कुछ घरों में करते हैं लेकिन बाकी नहीं करते। जैसे आप पहली बार स्कूल गए थे तब क्या हुआ था, रोना धोना अपना तो वो होता था, है ना। जब नहीं जाते थे तब थप्पड़ वप्पड़ पड़ती थी। कुछ जो कठोर माँ बाप होते थे वो मार भी देते थे, जो थोड़े कोमल होते थे वो थोड़ा मारते वारते नहीं थे। लेकिन हम गांव में पढ़े हैं, तो गांव में कोई कोमल नहीं होता था। सीधे हमारे जो गुरुजी होते थे उनको बोल के आते थे कि रोई तो इसको मारना है, ऐसा। तो अपना तो वो होता था उपनयन संस्कार। लेकिन प्राचीन भारत में क्या होता था कि पहली बार जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको जनेऊ पहनाते थे, और उसकी पूजा वगैरह होती थी प्रॉपर तरीके से, उसको दही खिला के, और फिर पहली बार उसको गुरुकुल में भेजते थे। ऐसे ही हाँ, हेड से परवजा में करते थे। हाँ, उसमें क्या होता था कि भाई अब तू जा रहा है पढ़ने, और कोई गलत संगत में नहीं जाएगा, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है ना, कोई लफड़ाबाजी नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं होते भाई, एक चीज बताओ, हम इतनी चीज पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ब्रह्मचर्य लोग तोड़ते होंगे, तभी तो भाई वो चीज आई है। ऐसे तो क्यों आई है भाई, सभी एकदम बहुत शरीफ होते तो ये चीज हम क्यों पढ़ रहे होते भाई, है ना। तो उस टाइम पे लोग कम नहीं थे, लेकिन टेक्निकली यही बोल सकते हैं ना यार हम। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो उस टाइम भी टूटता था। तो परवजा में यही होता था कि आप कोई फैंसी कपड़े नहीं पहनोगे, सिर्फ पीले वस्त्र पहनोगे, कोई बाल वाल कोई नहीं रखोगे, एकदम क्लीन शेव, मतलब ये रखोगे आप। फिर उसको मठ में प्रवेश दिया जाता था, और फिर जब वो 12 साल की शिक्षा ले लेता था तब उसको उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार का मतलब ये होता है कि भाई अब ये प्रॉपर एक मैच्योर स्टूडेंट बन चुका है, तो अब ये एक संघ का परमानेंट सदस्य हो गया, अब इसको हम मठ का परमानेंट सदस्य मान लेंगे। और प्राचीन भारत में देखो, शिक्षा का मतलब ये नहीं था कि आप एसएससी क्लियर कर लो, आप यूपीएससी, आप नेट क्लियर कर लो। उस टाइम होता था विजडम कितना है आपके पास में, आपके पास में ज्ञान कितना है, ये मतलब होता था। और उस ज्ञान की यूटिलिटी कितनी है, आप कितने अच्छे इंसान बन पाए, ये था प्राचीन भारत में। तो जब मठवासी शिक्षा होती थी, तो उसमें जब परवजा होती थी उस टाइम भी उनको भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, और वो आईपीएस काफी पॉपुलर भी है। अभी एक मूवी भी आई थी 12th फेल की, मनोज सर जो आईपीएस है, तो उनका एक इंटरव्यू था। तो वो शायद एमपी से हैं या कहाँ से हैं, एमपी से। तो उन्होंने बताया कि वो जब उनका स्ट्रगलिंग का टाइम था, तो वो किसी विवेकानंद की संस्था से जुड़े हुए थे, वेदांत सोसाइटी से ऐसे कुछ जुड़े हुए थे। तो उनकी जो टीचर्स थी या उनकी जो मेंटोर थी, उन्होंने उनको बोला कि एक दिन उनको चौराहे पे खड़ा किया, है ना, मैं उनका एज इट इज उनके शब्द ही बता रहा हूं। तो उनको बोला कि तुम भीख मांग के लाओ। तो अब वो बिल्कुल एकदम कि यार भीख क्यों मंगवा रही है हमसे, इतना भी कोई वो नहीं है कि यार भीख मांगने वाली स्थिति हो। तो उन्होंने ऑर्डर फॉलो किए और वो भीख मांगे, और शाम को भीख मांग के लेके गए। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं वहां पे खड़ा किया कि तुम भीख मांगो या तुम्हें डीमोरलाइज या डीमोटिवेट, मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ना चाहती हूँ। तो पुराने टाइम पे जो स्टूडेंट होते थे वो बिल्कुल भी अहंकारी और उनमें बिल्कुल भी मैं ना आए, इसलिए उनको ये सारी चीजें होती थी, और बहुत ही डाउन टू अर्थ वो होते थे। हाँ, ये अच्छा सवाल है। एक बार एक सवाल भी आया था, प्राचीन भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक होती थी जनरली, यानी कि 3 स्टेजेस होती थी, स्वर्ण, मनन और निध्यासन, है ना। हम पढ़ेंगे उसमें। स्वर्ण मतलब जो टीचर बोल रहा है उसको सुनो, ठीक है। जो फिर मनन मतलब जो टीचर बोल रहा है उसको मनन करो, उसको एसिमिलेट करो आप। फिर निध्यासन मतलब जो आपके डाउट्स वगैरह हैं वो टीचर से पूछ लो। तो ऐसा कुछ होता था उसमें। तो ये परवजा और उपसंपदा हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर यहां तक सबको? कोई डाउट हो तो पूछ लो, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। और अभी आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि हायर एजुकेशन को पढ़ना कैसे है, किस तरह के सवाल आते हैं। तो एक बार आप बता दीजिए किसी को भी कोई भी डाउट हो तो, यहां तक ठीक है। संवर्तन कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है ना, जब डिग्री आपको मिलती है फाइनली, आपका भी हुआ होगा सबका भाई, यूजी तो सबने की होगी ना, तो आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई होगी। हाँ, विदाई जिसको बोल,
कि भाई जिस दिन डिग्री मिलती है, जिस दिन आप आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी है। हाँ, वो टोपी उछालने वाली आपने उछाली थी? हमने भी नहीं उछाली। उछालता कौन है वो? जी जी। अच्छा अच्छा। अभी हमारा भी नहीं हुआ, क्या पता पीएचडी में तो होता है, वैसे पीएचडी में तो कंपलसरी होती है वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी, गवर्नर वगैरह जाता है। मेरे अभी ऑलमोस्ट 2 साल बचे हैं। नवंबर 26 में मेरा मतलब जीआरएफ मतलब एसआरएफ हो जाएगा कंप्लीट, तो तब तक मेरे को सबमिट करवाना। शिक्षा के केंद्र हो गए स्टूडेंट आपके बेसिकली। जैसे हम बात करें, एक तो होता था आपका जैसे रुद्र आदित्य, ऐसे कैटेगरीज होती थी स्टूडेंट की, है ना, जो हम पढ़ लेंगे बाद में, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर्स होते थे, जैसे भाई आचार्य होते थे, है ना, गुरु हुआ करते थे, है ना, योजन साथीकाज हुआ करते थे, सिखा होते थे, जैसे आप विजुअल आर्ट से हो, जैसे तो उस टाइम पे सिखा उनको बोलते थे, जैसे कि जो जैसे म्यूजिक सिखाते थे, डांस सिखाते थे, आर्ट सिखाते थे, उनको सिखा बोलते थे उस टाइम। हाँ, सिख, शिल्पी, हाँ शिल्प शास्त्र, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही बोलते थे। तो ऐसे होता था, आचार्य हुआ करते थे, है ना, जैसे तक्षशिला में चाणक्य जो थे तक्षशिला के आचार्य हुआ करते थे, है ना। तो आपने एक नाटक आता था चंद्रगुप्त मौर्य, देखा है किसी ने? तो उसमें वो तक्ष देखा है, तो उसमें वो बोलते हैं ना तक्षशिला के आचार्य, तो वो तक्षशिला के आचार्य थे। तो बताओ चंद्रगुप्त जो चाणक्य हैं, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र, ठीक है। चाणक्य कौटिल्य एक ही तो थे, चाणक्य कौटिल्य एक ही थे, और उनका नाम विष्णुगुप्त भी था, वो सब एक ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगी, जैसे हमने स्कॉलर्स की बात की, तो अभी आप लेटेस्ट पैटर्न देखोगे तो उसमें एक सवाल पूछा जाता है आपसे, स्कॉलर्स यानी कि विद्वान, प्राचीन भारत के विद्वानों से एक सवाल पूछा जाता है, और वो कई बार यूनिवर्सिटी से लिंक करके पूछता है। जैसे पिछली बार आप ज्योग्राफी आपका है ना, पिछली बार पेपर दिया था, नहीं दिया? तो मैं आपको एक सवाल बताता हूं जिसने काफी लोगों को परेशान किया था, कि विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला के कौन कौन से विद्वान थे? हाँ, श्री चैतन्य, रघुनंदन, रघुनाथ, तो ये आपके विक्रमशिला के विद्वान थे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। जनरली देखो ये क्वेश्चन हिस्ट्री वाला ही पढ़ के जाएगा, इवन मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हूं, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैंने भी ये नाम नहीं सुने थे। उसके बाद मैंने सर्च किया कि हाँ ऐसे भी स्कॉलर इस यूनिवर्सिटी से थे। तो कई बार एनटी ऐसे सवाल पूछ लेता है कि जो थोड़े बिना टांग पूछ के जिनको बोलते हैं वो वाले सवाल। अब इतना डीप में एनटी का छात्र कैसे पढ़ेगा? भाई हम हिस्ट्री वाले, ये विक्रमशिला में थे, हाँ, है ना, जैसे श्री चैतन्य, रघुनाथ, रघुनंद। भाई देखो इसको तो थोड़ा बहुत फिर भी हम गैस लगा सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो थे, है ना, वो कृष्ण विचारधारा के कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे आपके, है ना, जिन्होंने बंगाल में जो वैष्णव जो धर्म है उसको फैलाया था बेसिकली, है ना। और ये बेसिकली थे नादिया से एक यूनिवर्सिटी है नवदीप, वहां से ये थी, लेकिन ये जुड़े हुए थे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। चलो ये तो ट्रिकी हो गया। मैं आपसे पूछता हूं तक्षशिला से कौन कौन से विद्वान थे आपके? आप ऑनलाइन वाले भी बताओ, बिल्कुल सही है, रघुनाथ, रघुनंदन। तक्षशिला के विद्वान बताओ आप मुझे। ठीक है, एक ही हो गया ये तो, वो विष्णु शर्मा है। हाँ, सुश्रुत, महात्मा बुद्ध नहीं, नो 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 नो, ये तो बहुत बाद के हैं भास्कराचार्य, तो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं।
देखो तक्षशिला है, सबसे पहले तो यहाँ के नेटिव थे जिनका नाम था, बहुत ही अपने प्राचीन भारत के विद्वान ग्रामेरियन हुए जिनका नाम है पाणिनि। नाम सुना है पाणिनि का? पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक है। एक अपने हो गए कौटिल्य, ठीक है। एक हो गए अपने, जैसे आपने अभी बताया, विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा की बुक कौन सी है? पंचतंत्र की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी, पढ़ी होंगी, लाइब्रेरीज में वही पढ़ते थे, है ना। बुद्धिमान कब राजा और वो सब कहानियां होती थी एनिमल से रिलेटेड। बेसिकली ये विष्णु शर्मा जी एक उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसको बोला था। उसका एक बेटा था जो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं था। तो कई बार ऐसे नहीं होता कि अपने घर में कोई ऐसा होता है कि यार इसका पढ़ाई में दिमाग नहीं है, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में दिमाग नहीं चलता, तो इसको पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करवा दो, आईटीआई करवा दो। उसमें भी नहीं चला तो इसको कोई दुकान खोल के दे दो। हाँ हाँ हाँ। बट मैं म्यूजिक वगैरह और आर्ट्स वगैरह में मैं नहीं मानता कि वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं होते। हाँ, उनका इंटरेस्ट वहां पे होता है क्या। जैसे भाई जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लेते हैं इंटेलिजेंट नहीं होते क्या? बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। वो एक नोशन है अपनी सोसाइटी का कि भाई आर्ट्स वाले तो थोक के भाव मिलते हैं, ऐसा एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, काव्य फाइन आर्ट्स में आता है। एंड दे आर इंटेलेक्चुअल्स, बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। उनका दिमाग देखो कहां कहां जाता है। जहां कोई नहीं जाता वहां कवि जाता है, जहां किसी का दिमाग नहीं जाता उस कवि का दिमाग जाता है ना। तो वो है आपका विष्णु शर्मा। अगर एक आपके हैं यहां पर हम बात करें, चरक है, सुश्रुत है ना। एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम है जीवक। महात्मा बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर थे ये। भगवान बुद्ध का नाम सुना आपने? उनके पर्सनल डॉक्टर थे ये, है ना। और एक चंद्र प्रद्योत नाम के एक राजा थे, उनको पीलिया हो गया था, है ना। तो उनको पीलिया भी उन्होंने ठीक किया था उस टाइम पे, जोंडिस। तो बहुत फेमस फिजिशियन हुआ करते थे। ये सब लोग तक्षशिला से जुड़े थे। इसलिए हम बोलते हैं कि तक्षशिला किसके लिए फेमस था? मेडिसिन के लिए फेमस था। जैसे आज भारत में हम बात करते हैं तो सब, जब सब हार जाते हैं तो एम्स में जाते हैं कि भाई चलो वहां पे कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो ट्रीटमेंट हो जाए। ऐसे उस टाइम पे तक्षशिला में बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर, सर्जन ये सब हुआ करते थे, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके अलावा भी कोई है क्या? नहीं, वो इन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं थे। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। पतंजलि किसी ने नहीं लिखी थी, है ना। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, और एक और उनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है योग सूत्र। पिछली बार जब री एग्जाम हुआ था, जो मेन एग्जाम हुआ था उसके बाद री एग्जाम, उसमें पूछा गया था आपसे, है ना। तो वो पतंजलि के द्वारा महाभाष्य और योग सूत्र दो लिखे गए थे आपके, ठीक है। जहां न पूछा रवि वहां पूछा कवि। वाह, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? तो वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य और नो, मौर्य वंश के फाउंडर यार। गुप्त वंश के कहा नाम लिखा हुआ है मौर्य। हाँ, मौर्य वंश के फाउंडर। और कुछ कोई रिलेशन? वेरी गुड। इनके चेले थे ये, इनके शिष्य थे। भाई मौर्य वंश की स्थापना करवाई कौटिल्य ने थी, क्योंकि कौटिल्य थे उस टाइम पे एक धनानंद नाम का राजा हुआ करता था, नंद वंश का, जो कि बहुत दुष्ट था। तो ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत में 326 के, और कौटिल्य ने बोला कि भाई ये सिकंदर आएगा और हमें मारेगा, पीटेगा, लूट के ले जाएगा, इसको रोक लो। तो धनानंद बोला कि हम नहीं रोकेंगे। वो तो कंडीशंस ऐसी बनी कि वो वापस चला गया, वो भारत में आ नहीं पाया, मतलब किसी कारणवश, क्योंकि उसकी हेल्थ खराब हो गई थी, फिर वो वापस चला गया था। हाँ, हाँ, कि उस टाइम पे इंडस रिवर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, कुछ दिन तो वो वहां पे रहा। फिर उसकी सेना है वो भी थक गई थी थोड़ी सी, तो उसका थोड़ा और मोरल डाउन हो गया। फिर वहां के एक राजा था पोरस नाम का,
उसने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी और उसको देख के वो थोड़ा सा कि यार यहाँ के लोग तो बड़े बहादुर हैं। तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हुई, कुछ सेना ने। हाँ जी। हाँ, आते भी नहीं। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा आपको, उसकी भी एक स्टोरी है छोटी सी कि ये हुआ। और फिर वो वापस चला गया तो कौटिल्य ने बोला धनानंद को कि भाई इसको रोक ले, तो धनानंद ने उसकी बेइज्जती करके निकाल दिया। ऐसी एक स्टोरी है, दंत कथाएं हैं ये, वैसे कि रियलिटी तो क्या है वो अपन को भी किसी को भी नहीं पता। तो फिर वो जब कौटिल्य जा रहा था तो उसको एक बच्चा दिखा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो खेल रहा था कुछ। तो उसको वो, कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप हैं, आप थोड़े मेच्योर हैं, तो जैसे बच्चों को देख के हमें पता लगता है ना कि यार इसमें दम है, यार थोड़ा तेज दिखता है। तेज वो चंट पने वाला नहीं, जैसे कोई विद्वान लोग होता है, कोई होशियार होता है, उसके तेज होता है उसके अंदर ओरा, उसका ओरा, और वो आपको अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ओरा अट्रैक्ट किया, तो उसने सोचा कि भाई ये धनानंद से ये बदला ले सकता है। तो कौटिल्य ने इसको तैयार किया, फिर नंद वंश का पतन होता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। एक स्टोरी। अब वो हाथी वाली बात ऐसी है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए। तो उस टाइम पे फिर एक हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर नाम का शासक, जो आक्रांता था, बाहर से आया था, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेना। हेलेना इसको पसंद आ जाती है, ठीक है, अब पसंद आ गई तो शादी करेगा। अब हुआ है कि हेलेना का पापा सेल्यूकस निकेटर, उसने बोला शादी तो कर दूंगा लेकिन एक चीज देनी पड़ेगी, हाथी देने पड़ेंगे। तो बोला कि ठीक है हाथी ले ले, शादी कर दे। तो वो हाथी है, फिर उनको दिए थे वो 500 हाथी ऐसे कुछ दिए थे उस टाइम पे। और आप जैसे महिलाएं साड़ी पहनती है भारत में, तो भारत में साड़ी है वो हेलेना ही लेके आई थी, उससे पहले भारत में कोई साड़ी नहीं पहनता था, हेलेना ही भारत में साड़ी लेके आई थी, तो थैंक्स टू हेलेना। तो ये आपका ठीक है। तो एक ऐसी स्टोरी थी। तो ये आपके तक्षशिला के क्या है, विद्वान है। इतना क्लियर है। देखो सवाल आपके यहीं से पूछेगा, एक सवाल तो ये पूछ लेगा, एक सवाल इनकी पुस्तक से पूछता है कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, ये पूछता है। या ये पूछ लेगा कि भाई योग सूत्र किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछ लेगा ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगभग यही चीजें मिलेंगी। और क्या था अपना, शिक्षक हो गया अपने, एजुकेशनल सेंटर हो गया, सिलेबस क्या होता था। तो सिलेबस जैसे हम वैदिक शिक्षा की बात करें तो वेद, 4 वेद है ना, हमारा वेदांत है, उपनिषद है ना, ये सब उस टाइम पे क्या होते थे, सिलेबस का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है। एडमिशन प्रोसेस हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग हुआ करता था आपका। अच्छा, भारत की या दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी कौन सी है, तक्षशिला? नहीं। शांति निकेतन कब स्थापित हुई थी? नो, 1921 में। 1857 में तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, 3 यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंसी टाउन्स में स्टेब्लिश हुई थी। बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ कि दुनिया की सबसे पुरानी रनिंग यूनिवर्सिटी कौन सी है जो स्टिल चल रही है अभी? नालंदा है। इतना सिंपल सा आंसर था। नालंदा को अभी पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने जाके दोबारा से रीइनोवेट किया है, दोबारा से उसका कैंपस बना है, दोबारा से सारी चीजें चली हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड, नालंदा ऑनलाइन वालों ने तो बताया। देखो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई थी अपनी 427 ईडी। कौन से काल में हुई थी? गुप्त काल में। गुप्त काल का कौन सा राजा था? कुमारगुप्त। और नालंदा यूनिवर्सिटी अभी करंट में आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की लिस्ट में शामिल है आपका। ये भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी है, मतलब उस टाइम पे स्टेब्लिश हुआ था, आज भी चल रहा है। एक चीज और है, ये दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है, दुनिया का सबसे पुराना आवासीय विश्वविद्यालय है भी है ना। सबसे पुराना आवासीय विश्वविद्यालय।
ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, इसका मतलब समझ में आया आपको कि भाई जहां पे टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहते, मतलब हॉस्टल वाला विश्वविद्यालय। यहाँ पे लगभग 12,000 स्टूडेंट थे और लगभग 1,000+ टीचर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, ये था। और पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पे एक विद्वान आया था जो कि चाइना से आया था, है हिंसा। नहीं नहीं, उसकी किताब का नाम था सीयू की। तो कैसे होच पोच हो रहा है? हा? देखो, हेनसांग आया था, उनकी किताब का नाम था सीयू की। आप जो बोल रहे हो वो फाहिन था, लेकिन फाहिन नालंदा में नहीं आया था। फाहिन आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, भारत में गुप्त काल के टाइम पे आया था। ये आया था हर्षवर्धन का, जब भारत में शासन हुआ करता था। हर्षवर्धन का आपने नाम सुना होगा, उनके टाइम पे ये भारत में आया था, तो हेनसांग नाम का। तो आप देखो, चाइना से यहां पे पढ़ने के लिए आ रहा है इस यूनिवर्सिटी में, है ना। तो पहले भारत को ऐसे बोलते थे कि, है ना, सोने की चिड़िया इसलिए नहीं बोलते थे, ज्ञान का भी केंद्र था भारत, विश्वगुरु, सो कोल्ड जो विश्वगुरु था। अभी लोग बोलते अभी विश्वगुरु है, लेकिन उस टाइम पे था विश्वगुरु, तो है ना। आज तो हम जा रहे हैं बाहर, भारत में आपने कितना सुना कि लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। आते हैं तो गरीब देशों के लोग आते हैं, है ना, जैसे अफगानिस्तान हो गया, आसपास के ये सब आते हैं। बाकी हम तो बाहर ही जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि आप जो अपना ब्रेन ड्रेन, एक टर्म है आप यूज की जाती है, ब्रेन ड्रेन। आप देखो कितने लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं भारत को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, कुछ कंडीशन रहती है, ये सब है। ठीक है, आए समझ में? पक्का? तो ये अपना है पहला टॉपिक, इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट। अब हम जब प्रॉपर पढ़ेंगे, तब जितनी भी चीजें मैंने बताई उनको बहुत डिटेल से पढ़ते जाएंगे, और हर यूनिट आपको ऐसे ही करवाई जाएगी, एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, है ना। और जो ऑफलाइन वाले आप आओगे तो आपको तो कंटेंट हम ही देंगे पूरा का पूरा, है ना। ऑनलाइन वालों को भी देंगे, लेकिन ऑफलाइन वालों को प्रिंटेड मिलेगा, वो मतलब आपको कोई बाहर से नहीं करना। अब ऑनलाइन में किसी को भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज बता दीजिए, जितना मैंने चीजें आपको बताई यहां तक, किसी को कोई डाउट है तो। कोई तो डाउट होगा यार, ऐसे तो नहीं है कि सब कुछ ऐसे भगवान की कृपा से अंदर चला गया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कोई भी कुछ भी पॉइंट पे आपको डाउट है, या तो देखो बिल्कुल समझ नहीं आया, या क्लियर है, और ऐसा बोरियत हो रही है। बोरियत नहीं हो रही ना, क्योंकि दो ही देखो, किसी चीज को जबरदस्ती पढ़ोगे तो लॉन्ग टर्म तक रहेगी नहीं वो आपके दिमाग में, आप बैठ तो जाओगे लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी नहीं। और मेरा ये मानना है कि जैसे ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप ऑफलाइन आए हो, तो आपके लिए चीजें हमारी तरफ से एक्स्ट्रा जानी चाहिए, वरना तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो ना, पैसे भी कम लगेंगे। यहाँ पे आए हो तो इट मीन्स आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा जानी चाहिए, तो वो है। अब ऑनलाइन वाले ऐसे मत समझना कि आपको अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, वो इक्वली है, ठीक है। हमारे कमेंट्स भी देखा करो। सर हमें प्रिंट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हो, आप यहां पे आओगे तो आपको भी प्रिंट मिल जाएगा। सर रुकिए, हाँ हाँ बोलो। हाँ देखो, कमेंट ऐसे चलते रहेंगे, ऑनलाइन में यही होता है ना। आपने यूट्यूब की क्लास भी देखी होगी, तो ये थोड़े से एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ऑनलाइन वाले, है ना। एक क्लास कितने घंटे की होगी? देखो एक क्लास अपनी जो टाइम रहेगा 1 से 1.5 घंटे की रहेगी, एवरेज क्लास 1 से 1.5 घंटे के बीच में रहेगी, ठीक है। और एग्जाम पास आएगा तो ये ड्यूरेशन आपका थोड़ा बढ़ेगा, है ना, ऐसे रहेगा। सर मैं मैथ की स्टूडेंट रही हूं और एडीबीसी समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा। मेरी सिचुएशन सेम है फॉर यूपीएससी स्टोरी, बट माय फ्यूचर। ऑफलाइन स्टूडेंट कितने हैं आपके पास में? बहुत सारे हैं। हाँ सर, बैच का कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप हो तो ऐड कर लेना, ठीक है, ऐड कर लेंगे। और बता दो आपके कोई मन की बात। चलो मैं एक बार बीसी और एडी का बता देता हूँ, ऑनलाइन में एक क्वेरी आई है। आप जैसे कई बार ऐसे देखते होंगे 427 एडी लिखा मैंने, तो इस एडी का मतलब क्या है? बताओ क्या है?
या बाद का, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, एनो डोमिनी भी बोलते हैं उसको। देखो मैं बताता हूं, ये एक सिंबॉलिक टाइमलाइन है आपकी कि भाई ये 0 है और इससे पहले यानी जीसस के बिफोर क्रिस्ट, बीसी ऐसे बोलते हैं, है ना। और एक होता है आपका आफ्टर क्रिस्ट यानी आफ्टर डेथ, एनो डोमिनी बोलते हैं। तो इससे पहले के जो भी डेट आएंगे, जैसे आपको मैंने बोला 500 बीसी, और यहां पे जाएगा जैसे मैंने बोला 500 एडी, ये है। तो ये एक 0 लाइन है सिंबॉलिक कि भाई इससे पहले होगा बीसी और इसके बाद एडी, सिंपल भाषा। हाँ जी, कि भाई ये एक सिंबॉलिक चीज मान लिया आपने, ये 0 पॉइंट मान लिया, जीसस जिस टाइम थे उसको एक पॉइंट मान लिया, उसके बाद एडी में और उससे पहले बीसी में। हाँ वो तो मिस हो गया। हाँ, ये मैं उसी पे आ रहा हूं अभी। ये आपको पुराने एनसीईआरटी में मिलेगा, अभी नई एनसीईआरटी आप आएंगे तो उसमें आपको मिलेगा बिफोर कोबन एरा, है ना, और यहां पे मिलेगा कोबन एरा। अब आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम 427 सीई भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे भी मिलेगा, कॉमन एरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये है सिरका। हाँ, कौन सा? वो 100 ईयर के लिए काउंट होता है ना, वो तो आपको कंफ्यूजन है। 100 के लिए काउंट हो रहा है, एक 100 के लिए तो काउंट होता है, मतलब 100 ईयर शताब्दी तो हो गया। आई थिंक 100 के लिए होगा, है ना। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं भी एक बार देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कल एक बार डिस्कस कर लेंगे इसको, है ना। हाँ जी, देखो उस पे मैं आऊंगा अभी एक एक करके। गवर्नेंस वाले में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एग्जैक्ट पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स हैं उससे क्वेश्चन आएंगे। जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया आपका कि जो आपकी हायर एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में किस कमिटी ने रिकमेंड किया, या कॉन्करेंट लिस्ट में कब गया था, ऐसा एक सवाल आया था आपका, यानी समवर्ती सूची में कब गया, है ना। एक सवाल और आया था, जैसे कि भारत में धर्म, शिक्षा, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते एडमिशन प्रोसेस में, तो किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 15 में दिया गया। ऐसे सवाल आते हैं, जैसे आर्टिकल 15। महिला शिक्षा से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? कि भाई जो महिलाएं हैं उनको भी समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इसी में है आर्टिकल 15 क्लोज 3। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इस वाले पोर्शन से। या फिर कोई सरकारी योजना पूछ ली आपसे, कोई स्कीम का नाम पूछ लिया आपसे, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे इसमें। तो ये हो गया, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब कल ये टॉपिक अपन कल करें, इसको थोड़ा कल समझ लेंगे, कल सारे समझ लेंगे एक साथ, ठीक है। तो आज अपनी लगभग 1 घंटे, 1.25 घंटे की क्लास हुई है। तो वंस अगेन मैं पूछ रहा हूं कि किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो कल हम फिर मिलेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे आज हमने पहला टॉपिक समझा, ऐसे ही बाकी के टॉपिक्स हैं जो कल हम समझ लेंगे। कल सिलेबस को डिस्कस पूरा कर लेंगे और कल ही हम अपना जो पहला टॉपिक है इसको शुरू कर देंगे। हाँ जी, हफ्ते में मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास रहेगी, और सैटरडे को हम टेस्ट भी प्लान करेंगे। जैसे हम पहले भी हमारा बेस्ट था तो हम टेस्ट लेते थे कि पूरे वीक जो भी पढ़ेंगे उसका एक टेस्ट होगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये टॉपिक पढ़ा है इस वीक, तो वीकेंड पे हम एक टेस्ट लेंगे, वो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का भी हो सकता है, तो उसमें आपका पूरा रिवीजन हम करवाएंगे। नहीं, ऑनलाइन का ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन वालों का ऑफलाइन रहेगा। जो ऑनलाइन वाले होंगे उनके लिए पेपर अपलोड हम कर देते हैं, और ऑफलाइन वाले होंगे वो यहाँ पे आके देंगे और यहीं पे आपके मार्क्स सुनाए जाएंगे और फिर अच्छे से बेइज्जती भी की जाएगी।
हाँ, यहां से, तो वो होता है अपना। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। और पीडीएफ है वो अभी आपका 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद में आपको डलवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।